हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साद हुसैन और आप देख रहे हैं मैथ आर्ट एंड मोर। और जैसे ही आर्ट एंड मोर की कैटेगरी की कोई वीडियो आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपने मैथ पे फोकस करना है। असल में चैनल का नाम है हमारे मैथ आर्ट एंड मोर और ये आज की हमारी पहली वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूँ। तो आपने फिलहाल के लिए आज के लिए मैथ पे फोकस करना है और बगैर वक्त को ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड लिमिट्स। और ये चैप्टर नंबर 1 है, बुक है सेकंड ईयर अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फंक्शंस एंड लिमिट्स। आज का क्या वैसे ही हमारा पहला टॉपिक है फंक्शन एंड लिमिट। उसमें भी लिमिट जो है वो लिमिट्स के जो टॉपिक्स हैं वो आगे जाके आएंगे। अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग है वो फंक्शन से है। फंक्शन, डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको। ओके, तो फंक्शंस के इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ना ले मैन फॉर्म में बता देता हूँ कि फंक्शन आकर होता क्या है। फंक्शन को मैं इजी फॉर्म में आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि फिर जब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो आप लोगों को फिर वो आप उसके साथ उसको रिलेट कर सको। तो फंक्शन की जो बेसिक से बेसिक डेफिनेशन है ना वो है फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, अगर इधर एक मैं लिख लूँ 2x² प्लस 3x+9 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो 2, 3 और 9 थे ये होते हैं हमारे पास कांस्टेंट, और जो x होता था वो होता था वेरिएबल, और 2 और 3 इस केस में x के कोफिशिएंट है। तो x वेरिएबल होता था। वेरिएबल उसके नाम से ही हमें पता लगता है कि वो वेरिएबल क्वांटिटी वो होती वही है जो वेरी कर सके या जो जिसके अंदर चेंज मुमकिन हो। वेरिएबल क्वांटिटी हमारे पास होती है जो कि चेंजेबल हो। तो जैसे अगर इस इक्वेशन में मैं x को 1 दूं तो हमारे पास मुख्तलिफ आंसर आएगा। अगर मैं 2 देता हूं तो कुछ और आंसर आएगा। सिमिलरली अगर मैं 3 दूंगा तो अनदर डिफरेंट आंसर आएगा। तो जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है वो हमें कहती है फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। ये दो वेरिएबल मैंने लिखे हैं एक्स एंड वाई। वो बेसिकली दो डिफरेंट वेरिएबल ही होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं इधर लेट से इधर मैं एक्स को वैल्यू देता हूँ, एक्स को डिफरेंट वैल्यू मैं इधर देता हूँ। पहले मैं देता हूँ 1, फिर दूंगा 2, फिर दूंगा 3। ठीक है। अगर मैं एक्स को इधर इस इक्वेशन में एक्स को 1 कहता हूँ तो मेरे पास वाई इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है। और अगर मैं एक्स को 2 दूंगा तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। ये मैंने लीनियर फंक्शन लिखा है, आसान तरीन फंक्शन है ये। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें डिफिकल्ट भी आएंगे। ये फिलहाल समझाने के लिए मैंने आसान तरीन फंक्शन इधर लिखा है। तो एक्स को मैं 3 कहता हूँ तो वाई डेफिनेटली इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3। तो इस केस में जो था एक्स था वो आज़ाद था। मैंने एक्स को अपनी तरफ से वैल्यू दी, मैं जो चाहे रियल नंबर में से जो वैल्यू चाहे वो मैं दे सकता था एक्स को। तो वो एक्स हमारी वैल्यू पे वाई को डिफरेंटली इवेलुएट करता, और वाई जो था वो डिपेंड है एक्स पर, यानी जो मैं वैल्यू एक्स की दूंगा वही वैल्यू वाई की आएगी। वाई अपनी तरफ से कोई वाई की वैल्यू नहीं आएगी। तो एक्स हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई। फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल क्वांटिटीज मैं बता चुका हूँ जिनके अंदर चेंज मुमकिन हो, और एक हो गई इंडिपेंडेंट, और हमारे जितनी भी इधर एग्जाम्पल करेंगे एक्स ही हमारा इंडिपेंडेंट होगा, और वाई जो है वो डिपेंड होगा एक्स पे। यानी एक वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा होता है डिपेंडेंट। और एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फंक्शन के अंदर होगी वो ये है कि फंक्शन के अंदर जब भी हम एक्स और वाई को इवेल्युएट करेंगे या जो एक्स की वैल्यू लेंगे ना वो हमेशा रियल नंबर्स में से होंगी। यानी हमने इस चैप्टर में सारी वैल्यू जो एक्स की लेनी वो रियल नंबर्स के अंदर ही एक्स को डील करना। तो वो आगे रियल नंबर का उसमें बुक में बताना है, तो मैं इसलिए आप लोगों को पहले बता रहा हूँ ताकि इसका भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाए। रियल नंबर हमारे पास होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर से। रैशनल में हमारे पास डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी होगी रैशनल की, कि रैशनल में हमारे पास सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हर किस्म के। और हमें पता है पी ओवर क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं। तो 2 को भी मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो वो भी रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर कवर हो जाता है। और इरेशनल के अंदर हर दूसरे नंबर जो है वो जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो इरेशनल के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2 और पाई वगैरह। तो इसी तरह रियल नंबर जो है वो सारी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव पी ओवर क्यू हर चीज जो है वो कवर करता है। यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, हर चीज का जो सेट है वो सबसेट बनता है रियल नंबर का। रियल नंबर्स को अक्सर हम रियल लाइन से भी देखते हैं।
जिसमें हम मिडल में लिखते हैं 0 और राइट साइड पे आ जाती हैं पॉजिटिव वैल्यूज अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसलिए कि हम जो है मतलब काउंट नहीं कर सकते तो एंड में इन्फिनिटी लिख देते हैं, और नेगेटिव नंबर्स यानी ये अप टू सो ऑन, नेगेटिव नंबर जितने एंड तक, एंड अब ज़ाहिर हमें मालूम नहीं होता तो हम नेगेटिव इन्फिनिटी से इसको शो करते हैं। इनफैक्ट 0 से 1 तक का जो इंटरवल है ना, इसके अंदर ही इन्फिनिट मैनी नंबर्स होते हैं। यानी मैं 0 के बाद आने वाला पहला नंबर नहीं बता सकता, 0 के बाद आने वाला पहला पॉजिटिव नंबर जो छोटे से छोटा जिसके बाद 0 आता है। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ वो 0.1 होता है तो आप लोग कहोगे नहीं 0.001 होता है, मैं कहूँगा नहीं 0.0001 होता है। तो 0 के बाद आने वाला पहला नंबर ही मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक के इंटरवल के दरमियान में ही इन्फिनिट मैनी नंबर्स होते हैं। हम एंड पे तो शो करते हैं लेकिन एक इंटरवल के दरमियान में इतने नंबर होते हैं कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो रियल लाइन का इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल होना है फंक्शन के अंदर, ग्राफ के अंदर, तो इसका थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। और इसके बाद आ जाती है फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। वो उसके लिए हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। जिस तरह मैंने फंक्शन लिखा था y इक्वल टू एक्स, और एक्स एंड वाई फंक्शन हम शो करते हैं f से, और ये डेफिनेशन के अंदर हम करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। फिलहाल मैं इधर ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो मैंने x की वैल्यू ली थी 1 2 3, जिस पर y वैल्यूएट हुआ था, यानी y की वैल्यू मेरे पास आई थी, मैं ऊपर बता चुका हूँ 1 2 एंड 3। तो लेट्स से x मेरे पास सेट था, उसमें से मैंने एक वैल्यू ली x1, एक ली x2, एक ली x3, ठीक है। और y में से मेरे पास जवाब आता है y1 y2 y3, ठीक है। तो वैल्यू जो थी वो मैंने रियल नंबर्स में से ली थी, और जो मैंने वैल्यूज x को दी थी ना, यानी जो वैल्यू मैं x को दे सकता था इस केस में फिलहाल कह लें, क्योंकि मेरे पास फंक्शन आप जो आगे पढ़ेंगे उनमें से इस तरह का फंक्शन भी एक आएगा y इक्वल टू 1/x। उधर मैं x को 0 नहीं दे सकता, इधर इस केस में मैं दे सकता हूँ 0 दूंगा तो y 0 आएगा, लेकिन इधर 0 दूंगा तो y अनडिफाइन हो जाएगा। तो x की डोमेन के अंदर y नहीं आएगा। डोमेन होती क्या है, जो वैल्यू मैं x को दे सकता हूँ ना, जैसे इधर मैंने 1 2 3 दी थी, वो होगी डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ f इक्वल टू आ गया इस 1 2 3, यानी जो वैल्यू हम x को दे सकते हैं जिसके ऊपर y इवेल्युएट हो सकता है, यानी y वैल्यू हमें कोई ना कोई दे जब हम x को वैल्यू दें ना, तो वो होती है डोमेन ऑफ फंक्शन। और जो हमारे पास जवाब आता जाएगा x की वैल्यू देने पर, वो हमारे पास होती है रेंज ऑफ फंक्शन। ये मैं आसान तरीन अल्फाज में आप लोगों को बता रहा हूँ, बाद में जब डेफिनेशन करेंगे तो ये चीज़ पता होगी तो आप रिलेट कर सकोगे, ठीक है। तो हर वो वैल्यू जो मैं x को दे सकता हूँ वो आ जाएगी डोमेन के अंदर, और जो मेरे पास जवाब आएगा रेंज y की वैल्यू, वो आएगी हमारी रेंज के अंदर। अब हम चलते हैं बुक के ऊपर और उधर से प्रॉपर तरीके से करते हैं, और बाद में जो जो बुक के अंदर चीज़ें होंगी वो मैं इधर से रिलेट करके आप लोगों को बताता जाऊँगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को पहले एक ना, अच्छा एक आपको मैंने ना रियल लाइफ से एक एग्जांपल देनी है। लेट्स से अभी पेट्रोल है, पंजाब में पेट्रोल की कीमत पर लीटर जो है वो है 260, ठीक है। आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाते हैं, उसे कहते हैं मैंने 1 लीटर पेट्रोल भरवाना है, तो वो आपसे चार्ज करेगा 260। अगर आप 2 लीटर भरवाते हैं तो वो आपसे चार्ज करेगा 520, और अगर आप 3 लीटर भरवाते हैं तो वो आपसे चार्ज करेगा 1040, ठीक है। तो आपका जो पेट्रोल है वो आपकी कीमत के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कीमत इंडिपेंडेंट थी, वो आप चूज करेंगे, चाहे आप 260 चूज करें 2 लीटर के लिए, 520 चूज करें या 1040। तो आपका जो पेट्रोल है लीटर में वो डिपेंड करता है आपकी कीमत के ऊपर। कीमत जो है वो आज़ाद है, वो आपने डिसाइड करनी है। तो इस तरह जो कीमत है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में आ गई, और जो पेट्रोल लीटर में आ रहा है वो हमारे पास आ गया डिपेंडेंट फॉर्म में। ये एक फंक्शन की यानी रियल लाइफ एग्जांपल है, ये इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं तो समझने में फिर आसानी होगी। तो इधर उसने इंट्रोडक्शन में हमें बताया कि फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, तो मतलब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में आपने किस तरह लिखना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। दे आर यूज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज एंड हैंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस। ये बता चुका हूँ मैं, रिलेशनशिप है वेरिएबल क्वांटिटीज के दरमियान में, और कैलकुलस के अंदर फंक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैलकुलस अगर आप आगे मैथमेटिक्स के अंदर बीएस में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट है कैलकुलस, जिसके अंदर से ही आपकी ये बेसिक जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, फंक्शन से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वगैरह, ये उसी से लिए गए हैं। तो आगे है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लीबनिज।
इसको लेबनीज नहीं पढ़ना है, या आपने पढ़ना है लीबनिज या फिर लाइबनिज। इसकी एक दफ़ा आप खुद भी प्रोनाउंसिएशन ऑनलाइन चेक कर लेना। अच्छा, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट वगैरह इसकी मार्क कर लेना। और मतलब ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी, जो जो मैं मार्क करता जाऊँ ना उसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने खुद भी, एक तो फिजिकल फॉर्म में बुक होना ज़रूरी है आप लोगों के पास, तो उसको मार्क करते रहना। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है हमें फंक्शन की जो टर्म दी थी, टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। द फॉलोइंग एग्जांपल्स इलस्ट्रेट्स हाउ दिस टर्म इज यूज्ड। तो ये दो एग्जांपल आगे दी हैं बुक में आपकी, यानी फंक्शन की ये टर्म यूज होती किस तरह। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड से x बाय द फॉर्मूला a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो वी से दैट a इज अ फंक्शन ऑफ x। वो इस केस में वो कह रहा है जो हमारा एरिया है ना, एरिया a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले तो वो होता है इस तरह के स्क्वायर की हमें पता है चारों साइडें जो हैं वो बराबर होती हैं। तो इस केस में जो एरिया है वो ज़ाहिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही हो जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल में हमें पता है एरिया जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो उधर हमारे पास एक, अगर इधर मैं x लिखूंगा, दूसरा मुझे y लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है। इधर अगर लेट से इस वाली राइट साइड की जो वैल्यू वो होती है 2, तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा। तो इस केस में तो मैं x लिख सकता हूँ। तो एरिया स्क्वायर का उसने कहा a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं विथ ही कह दूँ तो लेंथ भी x मल्टीप्लाई बाय विथ भी x, तो हमारे पास जवाब आता है एक्स स्क्वायर। इस तरह a इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अच्छा, लेट से मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ जो है वो है 1, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी a इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, तो 1 का स्क्वायर आता है 1, और एक स्क्वायर उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसमें लेंथ है 2, तो मेरे पास 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। फिर एक और स्क्वायर है जो उससे भी बड़ा है, उसकी लेंथ की वैल्यू 3, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 9। ये मैंने इसी फॉर्मूले से लिखे हैं, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, x की वैल्यू बेसिकली मैंने दी। तो मेरा एरिया इस केस में डिपेंड था x के ऊपर, ठीक है। x को मैं वैल्यू देता गया, मेरे पास एरिया आता गया। तो वो उधर डेफिनेशन में ये कह रहा है द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड, यानी एक साइड पर वो डिपेंड करता है, क्योंकि ज़ाहिर है स्क्वायर के अंदर सारी साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर करेंगे सिंपल हम तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो a इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। जब हमारा a x के ऊपर डिपेंड था तो हम कहेंगे a इज अ फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली दूसरी टर्म के अंदर उसने कहा है कि द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r बाय द फॉर्मूला v इक्वल टू 4/3 पाई r स्क्वायर, यानी वॉल्यूम जो है वो हमारा रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 4/3 हमें पता है कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, 3.14159 समथिंग। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो डिपेंड होता है रेडियस के ऊपर। अब अगर आप लोग कहोगे इसका मैंने मतलब वो डेरिवेशन क्यों नहीं की, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है स्फीयर की वॉल्यूम के ऊपर जो उसने डिपेंडेंस बताई है वॉल्यूम की रेडियस के ऊपर, ये डिराइव ही इंटीग्रेशन से होती है। इंटीग्रेशन आपका तीसरा चैप्टर है, तो वो मैं इधर बताऊंगा, तो वो आपके सर के ऊपर सही जाएगा। तो आप फिलहाल के लिए बस फॉर्मूला देखो, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें मैं बता चुका हूँ 4/3 और पाई कांस्टेंट है, और इसलिए वॉल्यूम जो है हमारा वो आर के ऊपर डिपेंड है। यानी मैं आर की वैल्यू, जिस तरह मैं आर को वैल्यू देता जाऊंगा उस तरह मेरी वॉल्यूम की वैल्यू आती जाएगी। आर जो है वो इंडिपेंडेंट है और वी जो है वो डिपेंडेंट है। सो वी से दैट वी इज अ फंक्शन ऑफ आर। वी डिपेंडेंट है तो वी इज अ फंक्शन ऑफ आर। So a function is a rule or correspondence relating to sets in such a way that each element in the first set correspond to one and only one element in the second set। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इधर, जो मैंने एरिया के केस में आप लोगों को बताया था। इधर हमने सेट के अंदर किया था कि मैंने आपको बताया था एक एक्स सेट एक्स है, दूसरा सेट वाई। तो उसने बता दिया कि फंक्शन इज अ रूल जिसके अंदर डिपेंडेंस होती है, कोरस्पॉन्डेंस होती है एक सेट की दूसरे के ऊपर, और हर एक एलिमेंट की हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आती है। जिस तरह 1 के ऊपर मेरे पास 1 आया था, 2 के ऊपर 2 आया था, 3 के ऊपर 3 आया था। तो वो ये चीज़ उधर कह रहा है, टू सेट इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कोरस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। तो वो कहता है दस इन वन अबव अ स्क्वायर ऑफ अ गिवन साइड हैज ओनली वन एरिया, यानी मैंने 1 दिया था जब एरिया के अंदर, तो मेरे पास a इक्वल टू 1 आया था, यानी हर वैल्यू पे एक डिफरेंट एरिया आ रहा था, हर एक वैल्यू पे एक ही एरिया आ रहा था। तो दूसरा है एंड इन टू अबव अ स्फीयर ऑफ अ गिवन रेडियस हैज ओनली वन वैल्यू, यानी जिस तरह मैं रेडियस को डिफरेंट वैल्यू देता जाऊंगा हर एक डिफरेंट वैल्यू पे एक ही वॉल्यूम मेरे पास आएगा। तो नाउ वी हैव अ फॉर्मल डेफिनेशन। अब यहाँ से फंक्शन की जो है फॉर्मल डेफिनेशन शुरू होती है। सो अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, ये मैंने ऊपर समझाया था एरिया वाले
सेक्शन में इज अ रूल ऑफ और अ कॉरस्पॉन्डेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। दी सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन, दी सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट वाई इन वाई इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एक्स। इधर मैंने बताया था सेट एक्स था, उसके अंदर जो मैंने एक्स की वैल्यू ली थी, एक्स मैंने एक ली थी 1 2 3, वाई के अंदर से मैंने 1 2 3 लिए थे। तो ये मैं बता चुका हूँ कि जो जो वैल्यू हमने एक्स की लेनी है वो डोमेन ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ आ जाएगी। और सिमिलरली जो हमारे पास जवाब में आई है, जो वाई की आई थी, वो हमारे पास आ गई रेंज, जो कि वाई था फ्रॉम वाई, यानी स्मॉल वाई फ्रॉम वाई। उसने ये जो मैंने एलिमेंट लिए थे इसको स्मॉल वाई से शो किया और इस वाले को स्मॉल एक्स से शो किया, जो मैंने x1 x2 x3 वैल्यू ली थी। ठीक है, इतना हो गया। दी एक्स इज कॉल्ड डोमेन, ये बता चुका हूँ। दी सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट इन वाई इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, ये चीज भी हो गई। अनलेस स्टेटेड टू द कॉन्ट्रेरी वी शैल अज्यूम हियर आफ्टर दैट दी सेट एक्स एंड वाई कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर। ये भी मैं बता चुका हूँ कि जितनी हम बात करने वाले हैं ना आगे, उसके अंदर जो एक्स और वाई हैं दोनों सेट जो है वो हमेशा हम रियल नंबर्स में से ही लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 2, सॉरी 3। ओके, अब आगे आती है नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, दैट वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये चीज जो है ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर, अच्छा इसको भी आपने ऑयलर पढ़ना है, यूलर नहीं पढ़ना। स्विस मैथमेटिशियन और डेट वगैरह आप लोग देख लेना, पता नहीं, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये एमसीक्यूज में कभी आई है कि नहीं, लेकिन मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये आपको मैथमेटिशियन का नाम और पीछे जर्मन मैथमेटिशियन का नाम वो आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। तो इसको पढ़ना है ऑयलर। तो स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर इन्वेंटेड अ सिंबॉलिक वे टू राइट द स्टेटमेंट y इज अ फंक्शन ऑफ x as y equal to f of x, which is read as y is equal to f of x। तो ये जो स्विस मैथमेटिशियन था ना ऑयलर, इसने हमें ये टर्म डिवाइस करके दी थी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसको हम रीड करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी जो हमारा फंक्शन है y जो है हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, यानी x के ऊपर वो इवेलुएट करेगा। जो जिस तरह मैंने y इक्वल टू एक्स लिखा था ना, तो उस केस में मैं ये भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। यानी मैं x को मैंने 1 दिया था तो मेरे पास y इक्वल टू आ गया था 1, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिस तरह मैं बता चुका हूँ। फिर मैंने x को 2 दिया था तो y आ गया था 2, x को 3 दिया था y आ गया था 3। तो ये जो टर्म है ना, ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि ऑयलर ने टर्म कौन सी टर्म हमें बताई थी फंक्शन के लिए ना, तो आपको ये टर्म भी याद होनी चाहिए कि ये किसने बताई थी और नाम भी याद होना चाहिए। यहाँ हो गया। आ गया फंक्शंस आर ऑफन डिनोटेड बाय द लेटर्स सच एज एफ जी एंड एच, एफ जी एंड एच कैपिटल एंड सो ऑन। मोस्टली तो आपका जी इधर आएगा आगे, मतलब एफ एंड जी आएगा, एफ जिसमें से हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शन इस तरह शो करेंगे और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आएंगे वो एक्स वाई जी इस्तेमाल होता है। आपके केस में एक्स एंड वाई ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आगे वो कहता है अ फंक्शन कैन बी थॉट एज अ कंप्यूटिंग मशीन एफ दैट टेक्स एन इनपुट, एक्स ऑपरेट on it in some way and produces exactly one output. The output f of x is called the value of f at x or image of x under f। जिस तरह मतलब कंप्यूटर में हम देखते हैं कि एक इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर को, तो जो फिर वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आती है। तो उसने कहा है कि हम इसको कंप्यूटिंग मशीन की तरह भी दे सकते हैं कि जो मैं एक्स को वैल्यू दूंगा जो वो हमारी इनपुट हो जाएगी। फिर फंक्शन के अंदर यानी जो हम कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स से अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, मैं वैल्यू दूंगा एक्स को 1, वो हो जाएगी इनपुट। फिर हम करेंगे प्रोसेसिंग यानी कि कैलकुलेशन, तो वो हो जाएगा y इक्वल टू 2। तो जो हमारे पास जवाब आया वो 2 है, वो हमारी हो जाएगी आउटपुट जो कि y आएगा हमारे पास। तो यानी एज अ कंप्यूटिंग मशीन देख सकते हैं। रियल लाइफ की एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी और डेफिनेशन भी आप लोगों को बता दी। दिस आउटपुट एफ ऑफ एक्स रियल लाइफ में आप, वो तो मैंने सिर्फ एक जेनेरिक सी एग्जाम्पल आपको बताई थी, आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल रियल लाइफ से निकाल सकते हैं। दिस आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, यानी जो आउटपुट आएगी वो एक्स की वैल्यू होगी, वो फंक्शन की वैल्यू होगी एट एक्स, और उसको हम कहते हैं इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। ये इधर से आपको बताता हूँ मैं। इधर मैंने जब एक्स को 1 दिया था ना तो मेरे पास 1 आया था। अब ये जो 1 है ना, ये इस एक्स की इमेज थी, इस x1 की इमेज थी
अंडर एफ, यानी इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या था हमारा y इक्वल टू एक्स, इस फंक्शन के अंदर f की जो इमेज थी मेरे पास वो आई 1, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर ये चीज वो उधर कह रहा है। और ये जो इमेज आती है वो इमेज का सेट जो होता है वो होता है रेंज, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। द आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय सिंगल लेटर से y एंड वी राइट इट एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये भी हो गया। द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी बता चुका हूँ। मोस्टली हम एक्स ही एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको होगी नहीं। एंड द वेरिएबल y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f. For now onward, we shall only consider the function in which the variables are real numbers and we say that f is real valued function. जिस तरह मैंने आपको कहा कि अब आगे जो हम फंक्शन करेंगे ना उसके अंदर हर जो x की वैल्यू जो डोमेन हमारी होगी, जो रेंज होगी, वो हम रियल वैल्यू में से, रियल नंबर्स में से हम वो नंबर लेंगे, तो इसलिए उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया, डोमेन रेंज के बारे में बताया, और एक एग्जांपल, बिल्कुल लीनियर से एग्जांपल आपको दी। आगे एग्जांपल है वो मैं इसकी अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।